Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So again we are with the CUSAT 2021 paper that is on the previous year questions that came in the 2021 paper. Okay, so we are discussing about the environmental science section. So in environmental science section we have completed already one videos. Now it is lecture number 6. That is we are completing with some more questions that came in the CUSAT 2021 paper. So let's begin our lecture. So the first question you are saying it asks about consider the following statement. It is asking that you should consider the following statements. So the first sentence is telling that the inner core of the earth is liquid. ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो इनर कोर है, ये सपोज हमारा इनर कोर है अर्थ का, तो ये वो बोल रहा है कि ये लिक्विड होना चाहिए। तो क्या ये लिक्विड है? नहीं, इट इज रॉन्ग, इट इज सॉलिड. So the first statement is itself a wrong statement because the inner core of a earth is solid in nature. Okay, it is solid. Second option, the outer core of the earth is a liquid. Definitely outer core जो होता है वो liquid ही होता है. तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है. अब ये क्यों होता है? क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि in the beginning what we have done, we have used seismic waves. ठीक है, used seismic waves to determine the interior of earth. ठीक है, seismic waves का इस्तेमाल हुआ था to determine the what interior of earth. ठीक है, अर्थ के इनसाइड को डिटरमाइन करने के लिए सेस्मिक वेव्स का यूज हुआ था. अब सेस्मिक वेव्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है तुम्हारा क्या, एक होता है तुम्हारा पी वेव्स और एक होता है तुम्हारा एस वेव्स. ओके, इसमें जो एस वेव होता है इट कैन नॉट ट्रेवल इन लिक्विड नो मूवमेंट इन लिक्विड, कैंट ट्रेवल, नो मूवमेंट इन लिक्विड, नो मूवमेंट इन लिक्विड की बात चल रही. तो लिक्विड में एस वेव मूव नहीं कर सकता है. तो जैसे ही आप सेस्मिक वेव्स छोड़ते हो तो क्या होता है कि आपका जिन जिन लेयर्स में लिक्विड है वहां पे आपको एस वेव्स जो है उसकी स्पीड जो है वो कम दिखेगी, या तो दिखेगी ही नहीं या तो कम दिखेगी. ओके, क्योंकि पार्शियली अगर वो लिक्विड होगा तो कम दिखेगा, अगर वो पूरा ही लिक्विड है तो वहां पे दिखेगा नहीं. तो हमने सेस्मिक वेव्स छोड़ के ये पता कर लिया था कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड होता है, नॉट सॉलिड. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली ट्रू है, सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट भी है. ओके, थर्ड ऑप्शन दे आर आस्किंग that rock in the mantle are primarily iron and magnesium rich silicates. ठीक है, ये भी ऑप्शन राइट है क्योंकि जो मेंटल का कंपोजिशन होता है वो फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट से ही होता है. ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि इफ यू डोंट नो द डिटेल of any question so you cannot answer in the exam. Okay, so the first thing you can see जो क्रस्ट होता है वो दो तरीके का होता है, कंटिनेंटल एंड ओशनिक. कंटिनेंटल क्या होता है, उसका कंपोजिशन होता है सियाल. अब सियाल क्या होता है, देखो सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम को हम सियाल बोलते हैं. सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज सियाल. ठीक है, जो कि सॉलिड इन नेचर है. बट एक और भी क्रस्ट होता है जिसको हम ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है, आर्टिक ओशन, ये सारे ओशंस जो होते हैं वो उसमें आपका आ जाते हैं, जिसका कंपोजिशन है सीमा. और सीमा क्या होता है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम कंपोजिशन. सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम इन नेचर. ठीक है, मैग्नीशियम से भरा हुआ होता है पक्का. ठीक है, और ये लिक्विड इन नेचर होता है, कंफर्म है. नेक्स्ट जो लेयर है उसके नीचे वो होता है एस्थेनोस्फीयर. तो एस्थेनोस्फीयर जो होता है वो पार्शियली मोल्टेन लेयर होता है और प्लास्टिक इन नेचर होता है. ये प्लास्टिक इन नेचर होता है, पार्शियली मोल्टेन होता है और हाईली मोबाइल लेयर होता है, मतलब वो मूव कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस है तो वो मूव कर सकता है. एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही तुम्हारा क्या होता है, लिथोस्फीयर जो होता है वो फ्लोट कर रहा होता है. ठीक है,
फिर बात आती है तुम्हारी मेंटल की। मेंटल भी एक तरीके से सॉलिड लेयर है, लेकिन इसमें कौन से मिनरल्स होते हैं, फेरोमैग्नीशियन मिनरल होते हैं, ठीक है, लाइक ऑलिविन, जिसकी कंपोजिशन क्या है, आयरन, मैग्नीशियम, Si2O5, दैट इज फेरोमैग्नीशियन सिलिकेट्स है। ये एक तरीके से फेरोमैग्नीशियन सिलिकेट्स होते हैं, फेरोमैग्नीशियन सिलिकेट्स है ये, ठीक है। तो आयरन और मैग्नीशियम वाला वर्ड आ गया इसमें, इस वजह से तुम्हारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, फेरोमैग्नीशियन सिलिकेट हुआ। तो उसी तरीके से क्रस्ट में क्या मिलता है, क्रस्ट में देखो फ्लेड्सपार मिलता है, ठीक है, क्वार्ज भी मिलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लेड्सपार एंड क्वार्ज मिलता है। तो फ्लेड्सपार का कंपोजिशन क्या है, ये होगा कैल्शियम सोडियम सिलिकेट्स, ठीक है, ये कैल्शियम सोडियम सिलिकेट्स होता है। और क्वार्ज तो आप जानते हो SiO2, ओके, ये कंपोजिशन था। फिर क्या होता है, कोर। कोर तो पता ही है, आउटर कोर जो होता है लिक्विड इन नेचर होता है, निकल एंड आयरन कंपोजिशन होता है, इसलिए नीफे लिखा है। इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है, जिसका कंपोजिशन अगेन नीफे होता है। समझ में आ गया। तो ये जो आपका फंडामेंटल्स है इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगेन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, जो कि यूसी नेट के पेपर के यूनिट 4 में मौजूद है। तो आपको अगर समझना है और अच्छे से डिटेल में इस चीज को पढ़ना है, तो यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर दैट इज प्रेजेंट इन दी यूनिट 4 of earth sciences section, that is in our what, it is present in our channel itself, okay। तो आप चैनल में जाके यूसी नेट वाले सेक्शन में जाके यूनिट 4 की जो कुछ लेक्चर्स है वो आप देख सकते हो, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें आपको रॉक टाइप्स के बारे में भी समझाया गया है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में भी समझाया गया है, तो वहां पे आप और अच्छे से इस चीज को डील कर सकते हो। आई एम गिविंग हियर ए ब्रीफ आइडिया ऑल्दो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, बट स्टिल यू कैन गो एंड चेक देयर, ओके। और यहाँ पे ये फिगर भी आप देख सकते हो, दिस फिगर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिगर भी आप रीड कर सकते हो अच्छे से अगर करना चाहो तो। ऑप्शन हमारा ए एंड बी तो होगा नहीं, ए जहाँ पे होगा उसको एलिमिनेट कर देना है। तो ए, ऑप्शन 1 कट गया, ऑप्शन 2 कट गया एंड ऑप्शन 4 कट गया, तो ऑप्शन बचता क्या है, बी एंड सी। तो आपका आंसर क्या था, बी एंड सी, ठीक है। क्लियर, दिस इज वेरी क्लियर, यह आंसर आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, एन इंटरेक्शन इन व्हिच one organism benefits from the relationship without causing the benefit or harm to other organism is called as, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये सीधा आपका स्पीसीज इंटरेक्शन का क्वेश्चन है। स्पीसीज इंटरेक्शन का क्वेश्चन है, आया समझ में। आपको स्पीसीज इंटरेक्शन का क्वेश्चन उसने दे रखा है। तो स्पीसीज इंटरेक्शन के क्वेश्चंस में आपको टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहले टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ओके। लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे जो पहला टाइप ऑफ इंटरेक्शन है उसमें वो बोलता है इट इज एमेंसियलिज्म। एमेंसियलिज्म में क्या होता है कि पहले स्पीसीज को नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है और दूसरे स्पीसीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो द मोस्ट पावरफुल एनिमल or large organisms inhibit the growth of other lower organism, ठीक है, कैट एंड रैट। इसका मीनिंग क्या है, समझ में आ रहा है कि अगर कैट की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रैट की पॉपुलेशन ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगी। तो रैट यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स में मौजूद है, ठीक है। रैट क्या हो जाएगा, रैट आपका प्रे बन जाएगा और कैट जो है वो प्रेडेटर बन जाएगा। कैट को तो रैट कुछ नहीं कर सकता है, तो कैट का ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, बट रैट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है। तो इट इज एमेंसियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम बोलते हैं तो टाइप ऑफ इंटरेक्शन में, तो वो म्यूचुअलिज्म आता है, प्लस प्लस, ठीक है। पहला वाला दूसरे वाले को हेल्प कर रहा है, दिस इज म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या रहा है, इंटरेक्शन फेवरेबल टू बोथ एंड ऑब्लिगेटरी, दोनों एक दूसरे को क्या हेल्प करते हैं, बिटवीन क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या है, एक को प्रॉफिट मिल रहा है
दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो पॉपुलेशन वार्ड द कमेंशियल बेनिफिट्स while the two host is not affected। ठीक है, तो शक्कर फिश जो है वो क्या होता है, शार्क पे जाके चिपक जाता है। ठीक है, तो शक्कर फिश शार्क पे जाके क्यों चिपकता है? व्हाट इज द रोल ऑफ शक्कर फिश ऑन शार्क? ठीक है, शक्कर फिश जो होता है शार्क पे क्यों चिपकता है, ये बताओ। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाओगे क्यों होता है। क्योंकि क्या होता है कि मैं बताता हूँ। देखो, क्या होता है कि शक्कर फिश जो होता है वो अटैच करता है। शक्कर फिश अटैच्ड टू शार्क। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डोर्सल फिन। इसके डोर्सल फिन होते हैं विद द हेल्प ऑफ डोर्सल फिन्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, विच हेल्प देम टू फीड ऑन पीसेस ऑफ फूड। ठीक है, तो ये जो फिश पीसेस ऑफ फूड्स होता है वो तुम्हारा हेल्प करता है किसको, तुम्हारे शक्कर फिश को ग्रो करने में हेल्प करता है। बट शार्क तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। शार्क जो है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो तो सिर्फ शार्क से चिपक के अपना फूड को कैप्चर कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो इंटरेक्शन है इसको हम कमेंशियलिज्म बोलते हैं। तो शार्क एंड शक्कर फिश इज अ एग्जांपल ऑफ कमेंशियलिज्म, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा था कि एक को बेनिफिट मिल रहा है, वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट्स, अदर जो है कॉजिंग नो हार्म, कोई हार्म नहीं कर रहा है ना ही कोई बेनिफिट कर रहा है, नो हार्म नो बेनिफिट। ठीक है, जीरो इफेक्ट। तो ये आंसर आपका कमेंशियलिज्म था। दैट्स व्हाई योर आंसर वाज कमेंशियलिज्म। आया समझ में? गॉट इट? ठीक है, फिर आता है आपका कंपटीशन जिसमें दोनों दोनों नेगेटिव है। बर्ड्स compete करते हैं तुम्हारे स्क्विरल से। ठीक है, फॉर नट्स एंड सीड्स, जो कि मतलब नट्स होते हैं और सीड्स होते हैं छोटे छोटे, उसको खाने के लिए बर्ड्स एंड जो स्क्विरल होते हैं दोनों ही कंपटीशन करते हैं। ठीक है, पैरासिटिज्म तो समझ में आ रहा है, एक को इफेक्ट पॉजिटिव मिल रहा है, दूसरे को नेगेटिव मिल रहा है। तो एक जो टेप वर्म है या अस्कारीज है वो ह्यूमन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होके अपना फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वन में जैसे कि पैरासाइट है, पैरासाइट होस्ट को धीरे धीरे उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसको ले लेता है। ठीक है, तो पैरासाइट एक तरीके से क्या है, उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, जबकि दूसरे एनिमल को न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। प्रेडेशन भी समझ में आ रहा है कि एक को प्लस और दूसरे को नेगेटिव। क्यों? क्योंकि लायन जो है प्रेडेटरी ऑन डियर है, तो डियर का पॉपुलेशन घट रहा है। ठीक है, और लायन का जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ बढ़ेगा क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा डियर पे फीड कर रहा है। ठीक है, तो प्रेडेशन भी समझ में आ रहा है। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए काम करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल काम करते हैं। तो सिम्बायोसिस भी एक तरीके से म्यूचुअलिज्म है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया था उसमें सिम्बायोसिस तो होगा नहीं, पहला वाला कट रहा है। म्यूचुअलिज्म में नहीं होगा क्योंकि इसमें भी दोनों के बेनिफिट्स है। कमेंशियलिज्म वाज द आंसर। पैरासिटिज्म में एक को नुकसान हो रहा था, एक को प्रॉफिट तो एक को नुकसान हो रहा था, और यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया था विदाउट कॉजिंग द हार्म और बेनिफिट, विदाउट कॉजिंग द हार्म और बेनिफिट। तो ये स्पेसिफिक इंटरेक्शन के जो टाइप्स है एंड द एग्जांपल्स यू शुड नो बिफोर गोइंग टू एग्जाम। यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स बिकॉज ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, ये इकोलॉजी का पोर्शन है, ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। ओके, लेट्स बिगिन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना जरूरी है। देखो, विद इन द स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द अल्टीट्यूड इज व्हाट, पॉजिटिव। देखो आंसर पॉजिटिव है। -6.5 तो नहीं होगा, जीरो भी कतई नहीं होगा और नेगेटिव भी कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन है, बताते हैं। सबसे पहले देखो, जो डेफिनेशन बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ
टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड जो होता है दैट इज लैप्स रेट। हम इसको लैप्स रेट कंसिडर करते हैं, जिसको हम लिखते हैं एज ए फॉर्मूला माइनस डी टी बाई डी जेड। ओके, जिसमें एल आर जो है, एल आर इज पॉजिटिव अगर होता है, और अगर लैप्स रेट जो होता है तुम्हारा पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा विद द अल्टीट्यूड, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, इट इज अ पॉजिटिव लैप्स रेट। ठीक है, तो पॉजिटिव एल आर में तुम्हारा टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि तुमको अच्छे से समझ में आता है कि अर्थ का सरफेस जो है वहां से लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है इमिट हो रहा है, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन जैसे ही इमिट होगा वो क्या करेगा, तुम्हारा ऊपर का जो सरफेस है उसको गर्म कर देगा, जबकि हाइट में तुम जाओगे तो हाइट में तुम्हारा क्या होगा, हाइट में तुम्हारा लॉन्ग वेव और गर्म नहीं कर पा रहा होगा, धीरे धीरे लॉन्ग वेव जो है वो ठंडा हो रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे डिक्रीज कर रहा होगा। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो एयर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, एयर जो है हीट को होल्ड करके रखेगा। जैसे ही आप एटमोसफेयर में थोड़ा ऊपर जाओगे, एयर का प्रेशर लो होने की वजह से एयर जो जो कम एयर की वजह से उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो भी घट जाएगी। कंप्लीट, ये समझ में आया? बट स्ट्रेटोस्फीयर में अचानक से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा मौजूद है तुम्हारा ओजोन लेयर, ठीक है, दैट फिल्ट्रेट दैट फिल्टर्स द यूवी रेडिएशंस। ठीक है, यूवी रेडिएशंस को फिल्टर करते हैं। तो ओजोन यूवी रेडिएशंस को फिल्टर करता है जब, तो वो क्या करता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज हो जाती है कहाँ पे, तुम्हारे ओजोन लेयर, ओजोन के ब्रेकडाउन में, ओजोन के फॉर्मेशंस में यूवी रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज हो जाती है। इस वजह से वहां पे क्या होगा, सडनली टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है हम उसको नेगेटिव लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है तो ये नेगेटिव लैप्स रेट, बट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद द अल्टीट्यूड, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस डी टी बाई डी जेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस ऑफ माइनस डी टी बाई डी जेड, दैट इज डी टी बाई डी जेड। मतलब जो टेम्परेचर का चेंज है वो तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। क्लियर? ठीक है, पॉजिटिव लैप्स रेट में माइनस डी टी बाई डी जेड होता है, ठीक है, और नेगेटिव लैप्स रेट में माइनस ऑफ माइनस डी टी बाई डी जेड होता है, इसलिए तुम्हारा डी टी बाई डी जेड जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो वहां हमारा टेम्परेचर का जो चेंज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आगे समझ में इतना क्लियर है? मेजोस्फीयर की भी बात कर ले तो मेजोस्फीयर में जो अगेन ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोई ऐसा लेयर मौजूद नहीं है कि जो सन के रेडिएशंस को वहाँ पे होल्ड करके रखे, और एयर की जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत बहुत दूर होते हैं। ठीक है, जो एयर की डेंसिटी इज वेरी लो, ठीक है, एयर डेंसिटी लो है, यहाँ पे एयर की डेंसिटी लो होने की वजह से तुम्हारा रेडिएशंस को वो कैप्चर नहीं कर पाता है, तो दिस वजह से ये बहुत ठंडा लेयर होता है। थर्मोस्फीयर में अगेन क्या होता है कि डायरेक्ट सन रेज वहाँ पे इफेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली सन रेज का बॉम्बार्डमेंट होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे रेडिकल्स मौजूद हैं, आयंस मौजूद हैं, जो कि अगेन तुम्हारा टेम्परेचर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे अगेन तुमको क्या दिख रहा है, अगेन तुमको यहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट दिखेगा, नेगेटिव एल आर, ठीक है, पॉजिटिव एल आर। तो ट्रोपोस्फियर एंड मेजोस्फियर में तुम्हारा पॉजिटिव एल आर है, और स्ट्रेटोस्फियर एंड थर्मोस्फियर में तुम्हारा नेगेटिव एल आर है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अगेन ध्यान से सुनो, जो समझा रहा हूं ना ध्यान से सुनो। नेगेटिव एल आर में क्या होता है, नेगेटिव एल आर में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। पॉजिटिव एल आर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है विद द चेंज ऑफ अल्टीट्यूड। समझ में? ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग डेसिबल इज द यूनिट ऑफ व्हाट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। तो पहला चार ऑप्शन में अगर हम देखें, जो फोन होता है, फोन FHON, फोन इज द लॉगरिथम यूनिट ऑफ द लाउडनेस लेवल फॉर टोन्स एंड कॉम्प्लेक्स साउंड। ठीक है, तो ये लाउडनेस लेवल फॉर टोन्स एंड कॉम्प्लेक्स साउंड का जो होता है वो हमारा क्या होता है,
वो हमारा फोन होता है। तो लाउडनेस के लिए तो फोन होगा, तो ये तो आंसर होगा ही। फिर अगर लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस कैसे मेजर होता है, लाउडनेस इज मेजर्ड इन सोन, SON, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका आता है साउंड प्रेशर लेवल, दैट इज SPL, द लेवल प्रेशर लेवल ऑफ साउंड मेजर्ड इन डेसिबल्स। देखो आपका आंसर तो साउंड प्रेशर लेवल ही होगा। अब साउंड प्रेशर लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये भी देख लो। ठीक है, तो साउंड प्रेशर लेवल का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है SPL इक्वल टू 10 log 10 P स्क्वायर अपॉन P नॉट का स्क्वायर। तो ये साउंड प्रेशर इन पैस्कल यूनिट एरिया इन मीटर्स है, P नॉट जो है रेफरेंस साउंड लेवल इन पैस्कल है, और SPL जो है वो आपका डीबी में है। ठीक है, तो ये एक तरीके से रेशियो है, कौन, साउंड प्रेशर लेवल जो है वो रेशियो है। समझ में आ रहा है। तो इसमें जो रेफरेंस है पी नॉट, पी नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.00002 पास्कल, दैट इज 2 into 10 to the power -5 पास्कल। ठीक है, या लिखो 20 into 10 to the power -6 पास्कल, दैट इज इक्वल टू 20 माइक्रोपास्कल। इसमें कुछ किया नहीं है, एक 10 ऊपर मल्टीप्लाई किया, एक 10 डिवाइड किया। ठीक है, तो इसके वजह से ये आंसर आपका बन गया है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। तो इस तरीके के साउंड से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो डेफिनेटली ये वाला जो टॉपिक है दिस इज आल्सो वेरी वेरी कॉमन फॉर यू, यू शुड लर्न दिस थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो पूछेगा इंडियन कंटेक्स्ट में, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका इंडिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है पहले ये जान लो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है, इन इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं देख लो। एक तो है हिमालय, इंडो वर्मा वाला बॉर्डर, ठीक है, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका, ये। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर दी रीजन्स वेयर एक्सेप्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, वो स्पीसीज जो बहुत ही रेयर है और एक्सटिंक्ट होने के कगार में रहते हैं, उन स्पीसीज का अगर आपको देखना है तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में देखते हैं। ठीक है, अंडरगोइंग एन एक्सेप्शनल लॉस ऑफ हैबिटेट, इनका हैबिटेट जो है वो लॉस के कंडीशंस में जा रहा है। ओके, ये जो कंसेप्ट आया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, ये डेवलप हुआ था नॉर्मन मेयर्स के द्वारा इन 1988 में, when he identified that tropical forests are losing its plant species as well as habitat। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, प्लस श्रीलंका को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, श्रीलंका को भी नीचे इंक्लूड कर दिया जाता है। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये जो इलाका है ये सुंडालैंड है, सुंडालैंड से। ठीक है, ये इंडो वर्मा बॉर्डर भी है, इसमें नॉर्थ ईस्ट भी आ जा रहा है, सुंडालैंड नॉर्थ ईस्ट भी आ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स भी आ जा रहे हैं, और ये आपका हिमालय भी आ जा रहा है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स तो है ही नहीं, ईस्टर्न का कोई घाट इसमें इंक्लूड होता नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में, ये सब इन्वेजन हॉटस्पॉट्स है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स नहीं है। तो हिमालय तो आपका ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है ही है। ठीक है, दूसरा वेस्टर्न घाट्स भी है और तीसरा सुंडालैंड भी है, बट ईस्टर्न घाट्स नहीं है, नॉट ए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दैट्स व्हाई ईस्टर्न घाट जो था वो आपका आंसर था, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही था इनमें से कौन सा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। समझ में आया? ओके, सो आई एम अगेन टेलिंग कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स दे आर want to join our regular batches, they can join our regular batches। अभी भी हमारे बैचेस में ओपनिंग्स चल रहा है। ठीक है, we will closing our openings by very soon।
20th ऑफ दिस मार्च, उससे पहले आप जो लोग चाहते हैं कि उनको इस साल JNU की प्रिपरेशन करनी है, दे शुड contact us in the description box. The number is provided. You contact and you go for the regular batches that is going on day to day for the JNU 2022 paper for environmental science stream. Okay, so आप में से जो भी इच्छुक हैं आप सब ज्वाइन कर सकते हैं. Have a nice day. Okay.